कि बीएसपी के रिटायर्ड कर्मी, रिटायर्ड अधिकारियों को पेंशन बहुत लमसम मिलता है, तो आपका भ्रम आज दूर होने वाला है। बीएसपी के रिटायर्ड कर्मियों को, रिटायर्ड अधिकारियों को पेंशन कितना मिलता है वो आप इन्हीं की जुबानी सुनिएगा, और कितना मिलना चाहिए जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। हम तो शुक्रगुजार हैं अपने सांसद महोदय का, जिन्होंने इन्हें 2 बार हमें मुलाकात का मौका दिया और उन्होंने समझा, और सिर्फ समझा नहीं, खुद भी रिटायर्ड कर्मी देखिए, हाँ, ये खुद भी भिलाई स्टील प्लांट के कर्मी हैं, हमारे अपने सहकर्मी हैं। मैं 2 दिन पहले श्रम मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी से मिला था और पूरी गंभीरता से, लगभग 20 मिनट तक पूरी गंभीरता से वो बात सुने और किसी भी मैटर को पूरे ध्यान से सुनते, और उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया था कि निश्चित रूप से ये। आपके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि EPS 95, नाम ही है 95, 1995 में ये सामाजिक सुरक्षा योजना पहली बार देश में लागू की गई। क्योंकि पहली बार लागू की गई थी तो बहुत ही लो बेस से चालू किया गया कि कम लोग इसमें योगदान करें और वैसे ही उन्हें कम पेंशन मिले। इस संसद में भी क्वेश्चन लग चुका है इसका, और 2 तारीख को इसका भैया को जवाब मिलना का है। अगर सांसद उस दिन स्थगित नहीं हुआ और जो शून्यकाल में नंबर लग गया तो ये मुद्दा उठ जाएगा। अब आपको बता दूं, संसद में जब क्वेश्चन लगता है तो उसके विभाग से जवाब आके पटल में रखा रहता है, तो इसका मतलब विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। हमारे यहाँ के कर्मचारी अधिकारी बता रहे थे कि इस बात को मंत्री जी प्रमुखता से उस बैठक में निर्देशित किए हैं, और खुद समय समय पर इसकी समीक्षा करूंगा और मार्च अप्रैल तक जहाँ तक हो सके इस समस्या का निदान करना है ताकि इनको अधिकार मिले। बीएसपी के रिटायर्ड कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। EPS 95 का इशू कहीं न कहीं सुलझता हुआ दिख रहा है, जो काफ़ी दिनों से उलझा हुआ था। रिटायर्ड कर्मियों के लिए राहत की खबर इसलिए क्योंकि सांसद विजय बघेल ने पिछले दिनों देश के केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने EPS 95 को समझाया, और EPS 95 क्या मामला है, क्या राहत की खबर है, सब कुछ मेरे साथ रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनको पेंशन को लेकर एक बड़ी राहत की गुंजाइश नज़र आ रही है। पेंशन का पूरा मसला है। अभी आपके मन में सवाल होगा, लोग पूछते हैं कि बीएसपी के रिटायर्ड कर्मी, रिटायर्ड अधिकारियों को पेंशन बहुत लमसम मिलता है, तो आपका भ्रम आज दूर होने वाला है। बीएसपी के रिटायर्ड कर्मियों को, रिटायर्ड अधिकारियों को पेंशन कितना मिलता है वो आप इन्हीं की जुबानी सुनिएगा, और कितना मिलना चाहिए जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। इस उम्र में 60 साल के बाद जब लोग आराम करते हैं, घर पर रहते हैं, उस बीच ये लगातार कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रहे। बातचीत करते हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैंने जो कहा सर, बीएसपी के रिटायर्ड अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत लमसम पेंशन मिलता है, ऐसी लोगों की धारणा है। पहले उस धारणा को दूर कर दीजिए, कितना मिलता है वो भी स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, हमें जो पेंशन मिलती है वह अगर अन्य अधिकारियों या कर्मियों से भी अगर उसका तुलना की जाए तो बहुत कम है। उसके लिए हमारे कारण थे, हमारे कुछ ऐसे नियम थे जिनकी वजह से हम लोग उसमें बंधे हुए थे, लेकिन उस बात को लेके बड़ी ज़ोर से गहमागहमी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि हम लोग भी अगर अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में देते हैं तो हमें बढ़ी हुई पेंशन मिलने की सुविधा मुहैया कराई जाए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में भी जो EPFO है उसके हीला हवाली के कारण और अधिकारियों को चीज़ों को टालम टोल की प्रवृत्ति के कारण उस चीज़ को अंजाम नहीं मिल पाया। तो हमने इस विषय में माननीय सांसद महोदय से निवेदन किया था कि हमारी बात जो संबंधित मंत्री महोदय हैं उन तक पहुंचाई जाए, और हम इनके हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने पूरी बात को समझा, पूरी बात को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया। और एक खुशी की खबर किसी हद तक यह है कि कल इस संबंध में जो एक मीटिंग हुई थी उनके CBT के, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की, उसमें भी कुछ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ थे जिनको ये सारा मामला हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया था, और देश के दूसरे भागों में भी जो अन्य कर्मचारी लोग हैं उन्होंने समझाया था। तो उन्होंने इस बात को ज़ोर शोर से उस मीटिंग में रखा, और मीटिंग में फिर माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा हमें विदित हुआ है कि निर्देश दिए कि इस विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा की जाए और इसमें गंभीरतापूर्वक जाया जाए, और जो भी अगर कुछ गलत हो रहा है उसे निपटाया जाए। तो अभी भी 4 महीने में इसको सेटल मैं आ रहा हूँ। अभी भी मेरे सवाल का जवाब छूट गया है। कितना मिला है कि ये बताइए। देखिए, लोग पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो यहाँ 4 अधिकारी आपके सामने खड़े हैं, आपके माध्यम से भिलाई पेंशनर एसोसिएशन है हमारा, और बहुत मजबूरी में हमें ये एसोसिएशन बनाना पड़ा क्योंकि संघ में ही ताकत होती है। आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 4 मुख्य महाप्रबंधक
3,200 रुपये प्रति माह से 3,600 रुपये प्रति माह की पेंशन ड्रा करते हैं केंद्र शासन के ईपीएफओ के द्वारा। जी, चारों सीजीएम रिटायर हुए। हमारे अपनी कंपनी में सेल की अपनी खुद की कोई पेंशन योजना नहीं है 2020 तक। 2020 के बाद जो पेंशन योजना आई है नेशनल पेंशन स्कीम, वो सेल की खुद की पेंशन योजना नहीं है, वो केंद्र सरकार की है। हम लोग उसके बेनिफिशियरी नहीं हैं। आज का जो युवा वर्ग है वो उसमें लाभान्वित जरूर होगा। जहाँ तक इस केस का सवाल है, आपके माध्यम से हम EPS 95 को क्लियर हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि EPS 95 नाम ही है 95। 1995 में ये सामाजिक सुरक्षा योजना पहली बार देश में लागू की गई। चूँकि पहली बार लागू की गई थी तो बहुत ही लो बेस से चालू किया गया कि कम लोग इसमें योगदान करें और वैसे ही उन्हें कम पेंशन मिले। धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ और 5,000 रुपये के ऊपर में 8.33 देते हुए पेंशन देना है। 2001 में 6,500 रुपये की एक सीलिंग डिसाइड हुई और उसके बाद में 15,000 रुपये की एक सीलिंग 2014 में डिसाइड हुई, जो आज तक चल रही है। ये केस अलग अलग समय में अलग अलग कोर्ट में गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छा निर्णय आया जिसके अगेंस्ट में ईपीएफओ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत में 25 से 27 करोड़ लाभार्थी हैं देश में, वो एक निर्णय आया था कि हायर पेंशन, एक्चुअल वेजेस के ऊपर में पेंशन देना है, न कि 5,000, 6,500 या 15,000। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 2 साल पुराना, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 15,000 रुपये का मतलब 500 रुपये प्रतिदिन, और 500 रुपये प्रतिदिन के ऊपर में अगर अपन 8.33 कर दें तो वो 25 रुपया 30 रुपया प्रतिदिन होता है। तो इसमें किसी का परिवार नहीं चल सकता है, खासकर जब आप रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके ये शुरुआत हुई। इसमें भी ईपीएफओ ने 2017 में कह दिया कि जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट हैं, जिसमें कि भिलाई स्टील प्लांट आता है, जिंदल आता है, बाल्को आता है छत्तीसगढ़ में, इनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा पूरे देश में। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट जो है, जो हमारा भिलाई स्टील प्लांट का है, ये ईपीएफओ का ही काम कर रहा है। सारे खर्चे सेल उठाता है, करोड़ों रुपया इसको चलाने के लिए लगता है। इनके लिए विशेष रियायत की ज़रूरत होनी चाहिए, मुझे लगता है विशेष बेनिफिट की ज़रूरत होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट में विशेष तरीके से कैसे काम रोका जाए, इनके लिए उसका प्रयास हो रहा है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीज़न आया तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, जो कि पॉलिसी मेकर है, डिसीजन मेकर है, या आप कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ईपीएफओ का, इसने निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरह अक्षरशः पालन करना है पूरे देश में। दर्जनों नोटिफिकेशन, सर्कुलर और इंस्ट्रक्शंस ईपीएफओ ने निकाले कि इसको हमें लागू करना है। सचमुच में इस पे काम हुआ। मार्च 2023 से लेकर जून 2023 तक हम लोगों को बोला गया कि पूरे देश में ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डालिए। हमने डाला। हमारे एम्प्लॉयर ने 1995 से लेके अभी तक का डाटा आप समझ सकते हैं, 300 साढ़े 300 महीने गुजर गए, उसका डाटा दिया एम्प्लॉयर ने। पूरा ईपीएफओ रायपुर में जो आरपीएफसी इनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने वेरीफाई किया। कुछ छोटी मोटी कमियां थी तो उसको दूर करवाया। और आज से 1 साल पहले चूँकि हमें एक्चुअल वेजेस पे कंट्रीब्यूशन देना था 8.33, जो 5,000, 6,500 और 15,000 की जगह, उसका पूरा कैलकुलेशन को चेक किया। इन्होंने हमें डिमांड लेटर दिया। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि 15 लाख रुपए से लेके 55 लाख रुपए तक की राशि हमें जमा करना था रिटायर्ड कर्मियों को, और ब्याज सहित जमा करना था। ब्याज है आज 8.25%। ठीक है, ये जमा करना था। आप समझ सकते हैं कि एक रिटायर्ड आदमी जब उसको पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद, 2014 के बाद से लेकर अभी 2024 तक, तो कोई अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए, विवाह के लिए, घर बनाने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, या और भी अन्य काम के लिए, बीमारी आता हूँ मैं आपकी बात पे, तो ये उसने व्यवस्था करी। मांग पत्र के अगेंस्ट में लोगों ने पैसा जमा किया, जमा किया। 1200 लोगों को मांग पत्र दिया गया रायपुर के द्वारा। 600 लोगों ने पैसा जमा कर दिया। फरवरी के
आखिरी में और मार्च की शुरुआत में इन सारे पैसे को उन्होंने वापस कर दिया। जितने मांग पत्र थे उनको रोक दिया, ये बोलकर कि कोई छोटे छोटे कारण आपके ट्रस्ट रूल में है जिसकी वजह से आपको हम बढ़ा हुआ पेंशन नहीं दे सकते हैं। मतलब ठीक है, प्रोसेस फिर से पूरा जीरो कर दिया इन्होंने, जीरो कर दिया। ठीक है, जिन्होंने पैसा दिया था उस पैसे को वापस कर दिया, कहीं कहीं पे ब्याज सहित वापस किया। ये भी हम इनकी तारीफ करेंगे कि जैसे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वापस किया। कोई बात नहीं, इन्होंने एक बड़ी बात लिख दी कि हम इस पूरे केस को हमारे मुख्यालय दिल्ली को भेजे हुए हैं जहां से स्पष्टीकरण आना है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि फरवरी का महीना और आज दिसंबर का महीना है, 9 से 10 महीने गुजर चुके हैं। 6 मार्च 2024 को उन्होंने पहला बड़ा लेटर दिया वापसी का, पैसे वापसी का। आज 9 महीने गुजर चुके हैं। 9 महीने से हम रिटायर्ड लोग चाहे कभी एम्प्लॉयर के पास, कभी हम EPFO के पास, कभी इनके भोपाल ऑफिस में, कभी दिल्ली ऑफिस में, कभी इनका न्यासी बोर्ड जो है CBT मेंबर्स हैं वो, हम तो शुक्रगुजार हैं अपने सांसद महोदय का जिन्होंने इन्हें 2 बार हमें व्यक्तिगत मुलाकात का मौका दिया। समझना भी इम्पोर्टेंट है सर। और उन्होंने समझा, और सिर्फ समझा नहीं, खुद भी रिटायर्ड कर्मी देखिए, हाँ, ये खुद भी भिलाई स्टील प्लांट के कर्मी हैं, हमारे अपने सहकर्मी हैं और हम शुक्रगुजार हैं। इन्होंने इनफैक्ट जो हम बोलते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील इन्होंने ही लगाई है। जो 29 तारीख को, मुझे जितना याद आ रहा है, ये मीटिंग कल हुई थी CBT का, और इन्होंने 29 तारीख को देर शाम रात को माननीय श्रम मंत्री जी से, माननीय मंडाविया जी से, जिससे हम और तिवारी साहब दोनों व्यक्तिगत मुलाकात भी किए थे और मिले थे 1.5 घंटा उनके ऑफिस में। हाँ, इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे उन्हें बहुत मुद्दे की बात बस बोली कि क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमें नहीं पालन करना है, क्या भिलाई स्टील प्लांट के या हमारे जो साहब के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उसको बेनिफिट नहीं मिलना है। मैं एक बात भूल रहा हूँ आपको बताना, 2014 जब से इस निर्णय का हमको फ़ायदा मिलना है, 12,000 कर्मचारी और अधिकारी भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हो चुके हैं। जो लोग दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी संख्या इसमें नहीं है। जो रेगुलर एम्प्लॉई अभी काम कर रहे हैं उसकी संख्या इसमें नहीं है। हाँ, क्योंकि बेनिफिट मिलेगा, जो आज काम कर रहे हैं कल वो रिटायर होंगे, उनको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। ये रिटायरमेंट वाले ये लोगों की संख्या इसमें नहीं है। सर, सेल लेवल पे कितने होंगे? सेल लेवल पे कम से कम हम समझते हैं 40,000 लोग जो है इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आप 12,000 BSP मतलब 50,000 लोगों का हमारा परिवार है। अगर 12,000 कर्मी हैं तो 12,000 की अगर परिवार को देखेंगे तो 50,000 संख्या हो जाती है। इतने लोग अफेक्टेड हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब हमने रायपुर RPFC में बात करी, 2 लाइन का टका सा जवाब, आप चिंता मत कीजिए, जिस दिन हमारे मुख्यालय से निर्णय आएगा हम तुरंत आपको बेनिफिट देंगे। वो बोलते हैं कि आप मंत्री जी से मिल लीजिए, वो बोलते हैं कि हमारे मुख्यालय से मिल लीजिए। यही हो रहा है पूरे देश में। क्या 9 महीने लगते हैं किसी भी निर्णय को लेने में? हमने कहा आप हमें मना कर दीजिए। अगर हमारे में रिसोर्सेज है, एनर्जी है और टाइम है, ताकत है, तो हम फिर से न्यायालय के पास जाएंगे यह कहते हुए कि जो केस आप डिसाइड कर चुके हैं उसको फिर से डिसाइड कीजिए। मजबूरी में यही करना पड़ेगा। सर, आप आने वाले समय में कितना टाइम लग सकता है ये सब चीज़ों में? मतलब अभी तो जैसा साहब ने, मंत्री जी ने बताया है कि वहाँ पर बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन मनसुख मंडाविया जी ने दिया है कि 3 महीने में इसको कीजिए। और मैं ये भी पता लगाऊंगा कि कौन ऑफिसर इसको रोक रहा है। हाँ, तो जब इस रोका था इसलिए तो भैया ने खुद चिट्ठी लिखा था कि क्यों पैसा लेके वापस किया, इसका इंक्वायरी कराइए। कौन है? हाँ, कौन है, क्यों ऐसा इंस्ट्रक्शन हुआ, माने किस ऑफिसर के द्वारा हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा सेटल होगा। और अभी जैसा लग रहा है शायद उन्होंने एक CBT मेंबर को इंचार्ज बना दिया, जैसे भिलाई के लिए किसी को इंचार्ज बनाया है कि उनके डायरेक्टर आके यहाँ बैठेंगे और इसको थ्रू कराएंगे। तो मेरे को लगता है, अगर वैसे स्पीड इनका बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनके पास नहीं माने स्टाफ की कमी है, वो रिसोर्स कमी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि स्पीड से बढ़ेगा। हम लोग की जो लास्ट मीटिंग हुई थी RPFC से 4 तारीख को,
उस दिन उन्होंने खुद कहा था कि हम लोग ने डेटा प्रिपेयर करके रखा है, जैसे ऑर्डर मिलेगा हम लोग धकाधक सीनियरिटी के हिसाब से निकालना चालू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 3-4 महीने के अंदर स्पीड पकड़ लेगा। सांसद जी से मुलाकात की है, क्या रहा उनका रिस्पॉन्स? सांसद जी का रिस्पांस तो बहुत पॉजिटिव रहा। इनफैक्ट पिछली बार भी जब उनको पूरा एक्सप्लेन किया, उन्होंने पूरे समझा, मनन किया, मांडविया जी को बताया। आज भी जो मुलाकात हुई उन्होंने बहुत हंसमुख ढंग से उसको स्वीकार किया। तो हम लोगों को लगता है उनके प्रयास से शायद ये मुद्दा हल हो जाएगा और वी आर वेरी थैंकफुल टू सांसद महोदय। तो सभी अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, इन सबका धन्यवाद सर। आप लोगों ने E95 को मुझे समझा दिया, EPS 95 को मुझे भी समझा दिया, और उम्मीद है हमारी ऑडियंस जो देख रही है, जनता, उन्हें भी समझ आ गया होगा। बहुत बड़ा मुद्दा था। 12,000 कर्मचारी CBSP के रिटायर्ड हैं जिनको इसका राहत मिलेगा, और सेल लेवल पर बात करें तो 40,000, और देश भर की बात करें तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारी जिनको बड़ी हुई जो पेंशन है वो मिलने वाली है। कहीं ना कहीं एक राहत वाली बात है, जो इस विषय को लेकर बहुत काम किए हैं, और इसके अलावा सांसद विजय बघेल के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन करते रहे। सर से बात करते हैं। सर, EPS 95 कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर दिख रही है। जी, बहुत राहत वाली खबर है। और मैं बता दूं कि 30 तारीख को CBT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होता है, EPFO का बोर्ड होता है, उसकी मीटिंग हुई थी। और हमारा प्रयास था कि भैया उसके पहले मंत्री से मिल कर के पूरी बात को रखें। और मैं बता दूं कि पूरे देश में पहला सांसद हैं विजय बघेल जी, जो इस मुद्दे को लेकर मंत्री जी से बात किए हैं। और मैं बता दूं कि मीटिंग के पहले जो उनकी मुलाकात हुई बहुत ही कारगर साबित हुई। और ऐसे सूत्रों से पता चल रहा है कि मंत्री महोदय जो मांडविया जी हैं, मीटिंग में कहा है कि इस मुद्दे को मैं खुद देखूंगा और मार्च तक सभी मामले को निपटाया जाए। और ये क्यों पेंडिंग है, मैं बता दूं कि ये EPS 95, इसका नाम EPS 95 इसलिए पड़ा कि EPS मतलब एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम है, जो 95 में चालू हुआ था। और 2014 तक 6,500 अंतिम वेतन मानकर के पेंशन मिलता था। 2014 के बाद से 15,000 हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो नवंबर 2022 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिम वेतन को माना जाए सीलिंग पेंशन के लिए 15,000 को हटा करके उन्होंने अंतिम वेतन माना और इसको लागू करना था। 1 साल से 2 साल से ये टाल मटोल कर रहे थे, कागजी कार्रवाई सब कुछ हो गया। फरवरी 2024 में उन्होंने डिमांड लेटर देना चालू किया कि आप अंतर्राशि इतना जमा करो। अंतर्राशि मतलब पहले 15,000 हिसाब से अनुदान काटता था, तो जो भी अंतर्राशि होगा अंतिम वेतन मान लीजिए 1 लाख होता है, तो जो 2 अंतर जमा करो। लोगों ने अपना FD तोड़ के लोन लेकर, क्योंकि 5 साल 10 साल पहले जो रिटायर उनके पास पैसा कहाँ है, उन्होंने जमा किया। 1 महीने बाद ये कह कर उन्होंने वापस कर दिया चिट्ठी के साथ में कि हम उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अब बताइए, ये बहुत बड़ा मजाक है सीनियर सिटीजन के साथ में, जबकि इसको बर्नपुर में ये पेंशन मिल रहा है। भैया ने उसी चीज़ को रखा है मंत्री जी के सामने कि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये दूसरी जगह मिल रहा है। और ये वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग नागरिक है, ये अपने FD तोड़ के पैसा तोड़ के इसमें लगाएं, इसमें ध्यान दिया जाए। क्यों आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने में हिला हवाली कर रहे हैं? और इसका असर हुआ कि मीटिंग में मंत्री महोदय जी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि इसको क्लियर करना है, मार्च तक निपटाओ जितने पेंडिंग है। और ये सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट ही नहीं, पूरे देश के EPS पीड़ितों को पर इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लागू करने के लिए वाइजाग में भी खबर आ रही, वहाँ भी हिला वाला कर रहे हैं और भी अन्य जगह कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं इसके लिए। माननीय विजय बघेल जी पहले सांसद है जो मंत्री जी से मिल करके इस बात को उठाया है, और इस पूरे देश के पीड़ित लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। रास्ता क्लियर हो गया। और मैं बता दूं कि इससे 4-5 महीने से हम लोग लगे हुए थे, मैं भैया जी के साथ लगा हुआ था, चिट्ठी जा रही थी। और एक चीज़ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि संसद में भी क्वेश्चन लग चुका है इसका, और 2 तारीख को इसका भैया को जवाब मिलना का है। अगर सांसद उस दिन स्थगित नहीं हुआ और जो शून्यकाल में नंबर लग गया तो ये मुद्दा उठ जाएगा। अब आपको बता दूं, संसद में जब क्वेश्चन लगता है तो उसके विभाग से जवाब आके पटल में रखा रहता है, तो इसका मतलब विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो भैया के प्रयास से हजारों लाखों लोगों को भला होने वाला है। वाकई में सांसद विजय बघेल जी के प्रयास से एक बड़ी राहत की खबर है। देश भर के उन रिटायर्ड कर्मियों को जिनकी पेंशन बहुत कम है, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि आने वाले समय में मिलने वाली है। ये पेंशन से संबंधी मैटर था, और जिसके लिए लगभग 16,000 जो भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हुए हमारे कर्मचारी अधिकारी भाई बहन हैं, उनकी समस्या थी। और उसके लिए मैंने बिंदुवार जो आवेदन हमारे कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से मेरे पास आए थे, उसको लेके मैं 2 दिन पहले श्रम मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी से मिला था, और पूरी गंभीरता से लगभग 20 मिनट तक पूरी गंभीरता से वो बात सुने, क्योंकि मांडविया जी बड़े धीर गंभीर हैं और किसी भी मैटर को पूरे ध्यान से सुनते हैं।
और उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया था कि निश्चित रूप से ये कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार है और इसके लिए गंभीरता से मैं आगे पहल करूँगा। और चूँकि कल बैठक थी 30 तारीख को और वहाँ से ऐसी खबर आई है, हमारे यहाँ के कर्मचारी अधिकारी बता रहे थे कि इस बात को मंत्री जी प्रमुखता से उस बैठक में निर्देशित किए हैं और खुद इसमें समय समय पर इसकी समीक्षा करूँगा और मार्च अप्रैल तक जहाँ तक हो सके इस समस्या का निदान करना है ताकि इनको अधिकार मिले। तो ये बहुत अच्छी खबर है और मैं लगातार संपर्क में रहूँगा। और चूँकि मैं भी भिलाई स्टील प्लांट का कर्मचारी रहूँगा तो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे क्षेत्र का मामला है, तो इस पर गंभीरता से लेके मैं आगे भी प्रयास करता रहूँगा। वैसे पूर्ण विश्वास है माननीय मंत्री जी के ऊपर।